चलिए शुरू करते हैं पेद्दी मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कोलकाता वाइजैक हाईवे रोड को, जहां पर हम 2016 के दौर को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर विश्वास को, जो कि स्पोर्ट्स में सिलेक्टर होते हैं। ओलंपिक वगैरह में ये लोग भेजते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं हर एक एरिया से इंडिया के, जहाँ पर से बेस्ट एथलीट हो, ओलंपिक में ले जाए और वो गोल्ड सिल्वर जीते एंड कम्पीट करे। हम फिर मिस्टर विश्वास को देखते हैं, जो कि जाते हैं ओलंपिक एसोसिएशन। उधर हम देखते हैं जो उनका जो हेड होता है बॉस, वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और ये बताते हैं कि ओलंपिक में हमारा रिजल्ट बहुत ही पुअर है। इतने बड़ी आबादी के कंट्री में सिर्फ 2 मेडल, 130 करोड़ लोग हैं हम। मैं जितनी हो सकी फैसिलिटीज तुम लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देता हूँ, पैसे लाता हूँ, बट ये पुअर परफॉर्मेंस अगर अगली मीटिंग तक तुम्हारे पास कोई जवाब ना हो कि क्यों हम लोग इतने पीछे हैं और हम कैसे इसको ब्रेक थ्रू करें, तो मैं पूरा एसोसिएशन को बंद कर दूंगा और जो सारा पैसा है जो कि फेडरेशन की तरफ से आता है वो सब कुछ मैं रोक दूंगा और सरकार को दे दूंगा कि वो आगे जाके वो डिफेंस और इंफ्रा पे वो इन्वेस्ट करे, क्योंकि खेल कूद में तो हम बहुत ही पीछे हैं। इस रूम में जितने भी लोग हैं ना वो खुद खेलते हैं ना अपने परिवारों में से किसी को खिलाते हैं। एक का बेटा एमबीबीएस है, एक का बेटा विदेश में पढ़ता है, एक का आईआईटी में पढ़ता है। कौन खेलना चाहते हैं? ना तुम खुद चाहते हो ना अपने बेटे को बनाना चाहते हो। तो हमारा देश कैसे बदलेगा? और वही तुम लोग ही सिलेक्ट करते हो बेस्ट प्लेयर को, तो कौन जाके ओलंपिक में मेडल लाएगा? फिर हम देखते हैं कि अल्टीमेटम मिल जाता है। मिस्टर विश्वास जब रास्ते से जा रहे होते हैं, वो मन ही मन सोचते हैं कि कैसे ऐसे बेस्ट एथलीट वो ले आए। तब वो देखते हैं कि गोदावरी में कोई एक आदमी ऊपर ब्रिज से कूद जा रहा है। वो बताते हैं ना कोई सेफ्टी है ना कुछ हो, ऐसे इंडिया में कैसे लोग मेडल लाएंगे? एक स्कूटर में 4 बच्चे लेके अपने बीवी के साथ बैठे हुए हो, जिनको ये तक की पता नहीं कि कितने बच्चे करने चाहिए, कितना सेफ्टी जरूरी है, तो उस देश का क्या हो सकता है? वो मन ही मन खुद को कोसते हैं। फिर वो देखते हैं एक बस भर के कुछ लड़के जो है चीख रहे थे क्योंकि सामने क्रिकेट का मैच चल रहा था। तब हम देखते हैं मिस्टर विश्वास अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि उन बस को फॉलो करो। वो फिर फॉलो करते हुए ग्राउंड तक पहुंचते हैं। उधर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उधर स्टेट सिलेक्शन चल रहा है, जहाँ पर इस गांव के लड़के जो है बहुत ही तेज है, वो खेलने में एकदम निपुण है और बहुत सारे लड़के जो है इधर कम्पीट कर रहे हैं। कोई क्रिकेट के लिए, कोई कुश्ती के लिए, कोई रनिंग के लिए, अलग अलग तरीके से। सबसे जब पूछा जा रहा है, कोई अपना इंस्पिरेशन तेंदुलकर को बता रहा है, कोई बता रहा है हुसैन बोल्ट को, बट बहुत सारे लड़के पेद्दी का नाम ले रहे हैं। खेल तो चेंज हो रहा है बट नाम बस एक ही था, पेद्दी। कुश्ती में भी, रनिंग में भी और क्रिकेट में भी। तब वो भी शौक हो जाते हैं कि कौन है ये पेद्दी, जो कि खेल बदल रहा है बट उसका नाम नहीं। तब हम देखते हैं कि मिस्टर विश्वास पेद्दी के बारे में पूछताछ करते हैं। तब उनको एक आदमी आता है और बताता है, फिर जो आदमी है वो पेद्दी के बारे में बताता है। वो बताता है कि पेद्दी इधर ही हमारे गांव में ही रहता है, अगर आपको उनसे मिलना है मैं मिला सकता हूँ, पर आप जिस पत्थर पे भी बैठे हो ना उसको पेद्दी पत्थर कहते हैं। तब मिस्टर विश्वास मुस्कुराता और ये बताता है, ऐसा हो भी सकता है क्या? उसने बताया था कि पेद्दी का छक्का इस पत्थर को आगे लगा था। तब हम देखते हैं मिस्टर विश्वास ये बताता है, कोई भी इस ग्राउंड से छक्का लगाएगा तो इधर आ ही सकता है। वो आदमी बताता है, इस ग्राउंड से नहीं सर, 2 ग्राउंड छोड़ के तीसरे वाले ग्राउंड से छक्का लगाया था पेद्दी ने और इधर आके गिरा है। ये बात सुनने के बाद मानो वो भी शॉक हो जाते हैं और मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं पेद्दी से। पेद्दी से मिलने के लिए उधर ना कोई गाड़ी जाएगा ना कोई ट्रेन जाएगा, उनको चल के जाना पड़ेगा, वो भी जंगल के ओर से। वो पहाड़ी के उस पार गांव में रहते हैं। तो हम देखते हैं उस आदमी के साथ मिस्टर विश्वास का जो है जर्नी शुरू होता है, क्योंकि उनको भी पेद्दी से मिलना था कि कौन है ये एथलीट जिसका नाम हर एक एथलीट के मुंह में है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी पेद्दी के बारे में बताना शुरू करता है, अर्ली 1990s। तब हम देखते हैं कि रामपूजी, जिसका रोल निभाया है दिव्येंदु ने, वो विजयनगर शहर में रहता है और उसका भी राइवलरी है विजयनगर में, जो कि क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट का मास्टर माना जाता है इधर पेद्दी को, जो कि एक पहाड़ी मजदूर है, जिसका गांव तो है पर गांव का कोई नाम नहीं है। मजदूरी करने के लिए ये विजयनगर में आता है। ये लोग बोली लगाते हैं, कौन पेद्दी को लेगा, जहाँ पर से 601 रुपए बोली लगता है। दिव्येंदु हर एक 100 के ऊपर 1 रुपए लगाता है ज्यादा पेद्दी के लिए। तो पेद्दी हम देखते हैं कि रामपूजी ले लेता है। दूसरी जगह हम पेद्दी को देखते हैं, पेद्दी कहाँ पर होता है? वो होता है गुड़ के कारखाने में, क्योंकि उसके हाथ का गुड़ बहुत ही अच्छा बनता है, जो कि कोलकाता में हर एक ठेकेदार को चाहिए। तो उधर गुड़ के कारखाना में काम निपटाने के बाद पेद्दी सीधा आ जाता है ग्राउंड पे, जहाँ पर हम देखते हैं रामपूजी और उसके राइवलरी के बीच में हो जाता है क्रिकेट का मैच शुरू, जहाँ पर उनके राइवलरी ने बनाया था 160 और रामपूजी को बनाना था 161, पर उनके तो सारे लोग जो है 100 में ही आउट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उतरता है उधर पेद्दी, और पेद्दी उतरने के बाद मानो भाई बंदा क्या खेलता है, और रामचरण का परफॉर्मेंस टॉप नॉच। इसके एंट्री पे ना थिएटर पे सीटी पड़े थे, एक के बाद एक भाई वो हिट करता जाता है और खाता खोल देता है, छक्का चौका लगा के मैच को जिता देता है।
लास्ट में रामपुर जी उसे ये बताता है कि विनिंग वाला शॉट मैं लूंगा, और वो बता देता है अरे घंटा। वो खुद ही लास्ट में छक्का मारता है और हम देखते हैं कि उसके सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं, क्योंकि हर एक बैटिंग में उसके ऊपर पैसा लगता था, तो 601 रुपए उसको मिलेंगे और पूरे गांव वाले आराम से रहेंगे। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है, हमको गुड़ के कारखाने में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं पहाड़ी गांव वाले को 2 जोड़ी में 20 रुपए सिर्फ मिलते थे। मतलब 2 लोग अगर काम करेंगे सारा दिन उनको 20 रुपए मिलेंगे, पर विजयनगर वालों को एक आदमी को ही 20 रुपए मिलेंगे, क्योंकि ना पहाड़ी वालों का कोई पहचान था, आधार कार्ड रेशन कार्ड मतलब सरकार द्वारा उनका कोई पहचान ही नहीं था। ये बस कुछ गुमनाम लोग हैं जो कि कहाँ से आए हैं कहाँ तक जाएगा, कोई मर भी जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ऐसे ही पैसे दिए जाते थे, ये तक कि भाई रात को नींद भी उनको 2 रुपए के बदले ही मिला करता था। वो लोग एक गोडाउन में जाके सोते थे जहाँ पर थोड़े बहुत पंखे होते थे, उसके लिए भी 2 रुपए उनसे लिए जाते थे पर डे के हिसाब से। ऐसे जिंदगी ये गुजार रहे थे जहाँ पर से पहनने के लिए कपड़े नहीं, विजयनगर के झूठे कपड़े खाना वगैरह ये खाते थे। इनके पास उतना पैसा नहीं था, ऐसे मैचेस वगैरह जीत के दिहाड़ी करके ऐसे ही उनका गुजारा चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर दास से वो आदमी बता रहा होता है कि हम लोग सुबह निकलते थे जब सूरज उठने से पहले, पर जब गाँव पहुँचते थे बस सूरज तब ढल जाता था। हम में से एक आदमी था सूरी, जो कि पागल था। वो हमेशा ये चाहता था कि ट्रेन हमारे गाँव में रुक जाए। सूरी हमको बताता था अगर ट्रेन इधर रुक जाता है ना तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, 1 घंटे में विजयनगर पहुंच सकते हैं और शहर भी, जहां पर हमारा काम काज भी अच्छे से होगा और हम इंसान की जिंदगी भी जिएंगे। वो हमेशा झंडा फेरता था पर कभी भी ट्रेन उधर रुकता नहीं था। वो बताते हैं कि इन लोगों का कोई वजूद नहीं है, तुम आराम से ट्रेन चला दो, कभी रुकना मत। गाँव में कोई ना हॉस्पिटल था ना कुछ था, अगर किसी को कोई बुखार भी होता है तो उतने घंटे जंगल के अंदर से लेके जाना पड़ता था हॉस्पिटल, कोई कोई तो रास्ते में ही दम तोड़ देता था। टेडी हमेशा मदद करता था सूरी को, उसको पैसा देता था। वो बताता था कि मुझे स्टैंप खरीदना है, मुझे सरकार तक चिट्ठी पहुंचाना है। 30 साल तक उसने सरकारों को चिट्ठी भेजा, सब कुछ कर लिया, पर ट्रेन उसके लिए नहीं रुका, क्योंकि इनके पास ना आधार कार्ड है ना रेशन कार्ड है ना कुछ है। सरकार उनको कुछ समझते ही नहीं है, सिर्फ समझते हैं दिहाड़ी मजदूर, जो कि बहुत ही कम पैसे के लिए कुछ भी काम करेंगे। फिर हम देखते हैं कमाई वगैरह करने के बाद सारे लोग गाँव में आते हैं, सारे लोग अपने परिवारों से मिलते हैं, जहाँ पर वो आदमी भी होता है जो कि अभी मिस्टर विश्वास को कहानी सुनाता है। उसके घर में बेटी हुआ है, पर उसको 2 दिन बाद ये बात पता चला। दूसरी जगह हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बच्चे के लिए 4 अक्षर लिख के एक स्लेट में लाया था कि अगली बार अगर जाएगा फिर से 4 अक्षर वो फिर के लिख के आएगा, तब तक बेटा तू ये सीख ले। हम देखते हैं कि पेड्डी अपने माँ के साथ रहता है। वो हमेशा बताता है कि मेरी शादी करवा दो, अभी अकेला नहीं रह सकता माँ मैं। फिर हम देखते हैं अज्जी अम्मा की एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं जानवी कपूर इस रोल को निभा रही होती है। उसके फादर जो है मंत्री बनना चाहते हैं। पिछले 20-30 सालों से वो हर एक इलेक्शन हार रहे हैं रामपुन जी के मामा के खिलाफ। इस बार हम देखते हैं कि अज्जी अम्मा खुद की खेत जला लेता है और ये बताता है कि हमको इससे सिंपैथी मिलेगा और 16 गांव हमको वोट देगा और हमारा फादर जो है ना जीत जाएगा। ये बहुत ही चंड दिमाग की होती है, दिखने में बहुत ही सुंदर। ऊपर से अगले दिन जब प्रचार वगैरह कर रही थी अपनी बाबा की, तभी इस चिकड़ी के ऊपर नजर पड़ती है पेड्डी की। पेड्डी देख के तो मानो फिदा हो जाता है, वो बस फिगर ही देखता रहता है। शक्ल तक तो बंदा पहुंचता नहीं, क्योंकि फिगर ही इतना कातिलाना था, फिगर में ही बंदा अटक जाता है। उस दिन हम देखते हैं कि सुबह तो अज्जी अम्मा ने अच्छे से प्रचार किया और रात में दारू की बोतल और पैसा वगैरह मटन वगैरह खिला रहे थे कुछ गाँव वालों को कि भाई उनके तरफ ही वोट रहे, और जो औरतें हैं उनको साड़ी वगैरह गहने वगैरह कुछ दे रहे थे। तब उस मौका देख कर पेड्डी और उसके 2-3 दोस्त उधर घुस जाते हैं। पेड्डी अज्जी अम्मा से मिलने के लिए चला जाता है चुपके छुपा के। अज्जी अम्मा जब रूम के अंदर होता है तब पेड्डी के दोस्त डर जाते हैं कि इसको पकड़ेंगे तो पीट पीट के मार डालेंगे। तब उसके दोस्त जो है लाइट बुझा देते हैं। पेड्डी मौका देखते ही उसके आगे जाते हैं और अज्जी अम्मा जब डर के खड़ी होती है, दोनों में किस हो जाता है। लाइट आने से पहले पेड्डी उधर से भाग जाता है। अज्जी अम्मा के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि ये खबर अगर बाहर आ जाता है तो तुम्हारी बदनामी होगी, तो इलेक्शन तक तुम चुप रहो, फिर उसको ढूंढ के पीटेंगे कौन है ऐसा जो अज्जी अम्मा को किस करके चला गया। फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन पास आ रहा था। अज्जी अम्मा की पॉपुलैरिटी देख के रामपुर जी को गुस्सा आता है। वो ये सोचता है कि आज स्टेज में उसका बदनामी करेगा, तो अपने आदमियों को भेजता है और हम देखते हैं फूल देने के नाम से वो ऊपर जाता है और चाकू लेके सलवार काट देता है। अज्जी अम्मा की सलवार जब नीचे आने ही वाला था, उधर पेड्डी भी मौजूद था। वो टेंट फाड़ देता है और टेंट नीचे आ जाता है। कुछ फोटोज एक फोटोग्राफर ने ले लिया था, पर बाकी कुछ लोगों ने भी कुछ भी नहीं देखा। अज्जी अम्मा बहुत शर्मसार हो गई और ये बात देख के पेड्डी को बहुत ही गुस्सा आता है। रात में जब रामपुन जी अपने दोस्तों के साथ ये बातचीत कर रहा था कि किस कमबख्त ने टेंट को गिरा दिया है, नहीं तो सारे लोग तमाशा देखते, तब एक फोटोग्राफर आता है और बताता है मैंने फोटो खींच लिया है और कल पूरे पेपर में फोटो चला जाएगा रामपुन जी भाई।
रामपूंजी फोटो को प्रिंट करवाने के लिए भेज देते हैं। तभी हम देखते हैं उधर पेद्दी आता है और पहले तो अपना चेहरा छुपा के हर एक बंदे को बहुत तबीयत से कूटता है, पर उसका चेहरा कोई नहीं देख पा रहा था। तभी हम देखते हैं वो लोग ऊपर पैम्फलेट जला देते हैं और उसका शक्ल देख लेते हैं। तब रामपूंजी बोलता है, तू पहाड़ी मजदूर हमसे टकराना चला है। वो बताता है कि अज्जी अम्मा की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तेरे भाई ने उसका सलवार काटा है तो उसको नंगा गांव में मैं घुमाऊंगा। वही होता है, पेद्दी उन लोगों को बहुत पीटता है और उसके भाई को बिना कपड़े के गांव के पेड़ से बांध देता है। सारे लोग तमाशा देखते हैं और इसका बदला रामपूंजी जरूर लेगा। फिर इधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको दंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुश्ती का मंच देखते हैं और हम हिंद केसरी को देखते हैं जिनको एक खिताब मिला है। वो बहुत ही प्रशिक्षित कुश्ती खेलदार है। हम देखते हैं हिंद केसरी गौर नावडू जी का एक सबसे बेहतरीन खेलदार भद्रा होता है, जो कि रूल को नहीं मानता। हमेशा वो एग्रेसिवली खेलता है दंगल को और हर किसी को धोखे से हराता है। लोगों की ताली और प्राइज तो उसे मिलता है, पर इस बात से गौर नायडू बिल्कुल खुश नहीं था। वो बोलता है खेल में हार जीत तो लगा रहेगा, पर खेल हमेशा जिंदा रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है फिर से ग्राउंड में, जहाँ पर हम देखते हैं कि पेद्दी की बोली लग रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रताप और रामपूंजी के बीच जो है बोली लग रहा था पेद्दी की। तभी हम देखते हैं प्रताप ने सिर्फ 10 पैसे की बोली लगाई और दूसरी जगह रामपूंजी ने 1 रुपए का, और 3 बार जब ये पुकारा गया पेद्दी 1 रुपए में बिक गया। पेद्दी को समझ आ चुका था कि ये लोग बदला ले रहे हैं और रामपूंजी भी पेद्दी को इसलिए नहीं मार रहा, अगर वो मार देता है गांव में ये खबर फैल जाएगा कि उसने ये कांड कराया है अज्जी अम्मा के साथ, तो इलेक्शन के बाद वो पेद्दी से निपट लेगा। इसलिए वो शांत है, क्योंकि इन लोगों को पैसे चाहिए और पैसे की भाव अगर वो डाउन कर देता है तो वैसे ये मजदूर जो है वो खत्म हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मैच शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पेद्दी को जब पहले ही बैटिंग के लिए वो लोग डाल देते थे, पर इस बार वो लोग पेद्दी को नहीं भेज रहे थे। एक के बाद एक प्रताप के आदमी जो आउट हो रहे थे। रामपूंजी जीत रहा था, पर हम देखते हैं कि उसको नहीं भेज रहे थे। तब हम देखते हैं कि पेद्दी को गुस्सा आता है और वो खुद नीचे उतरता है और वो बैटिंग जब करने के लिए जाता है, वो देखता है कि उसको आउट करने के लिए मानो उसी के खुद के टीम वाले जबरदस्ती रन आउट करने की कोशिश करते हैं, पर पेद्दी कैसे भी खुद को बचाते हुए खेल रहा था। वो अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा था। सारे लोग पेद्दी पेद्दी बोल के चीख भी रहे थे और ये आवाज जो है गौर अन्ना की कुश्ती के अखाड़े तक पहुंच रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि गौर अन्ना भी उधर आ जाते हैं पेद्दी की मैच देखने के लिए, जहाँ पर पेद्दी को समझ आ चुका था कि ये दोनों लोग जो मिल चुके हैं। बीच में रामपूंजी उसके पास आता है और ये बताता है, तुझ जैसे पहाड़ी मजदूर को तेरी औकात दिखाना था। आज तू 1 रुपए में बिक गया ना। प्रताप और मैंने सेटिंग कर लिया है, क्योंकि हम लोग ऊंची जात के हैं, ऊंचे लोग हैं, हमारा गाँव है, हमारा पहचान है, हम लोग विजयनगर से हैं, हम लोग तो भूल जाएंगे। आज तूने जो मेरे साथ किया कल प्रताप के साथ कर सकता है, तो आज सोच ले तेरा हालत क्या होगा। तब उसको पता चल चुका था कि उसका मुकाबला जो है अभी 11 प्लेयर से नहीं 22 प्लेयर से था। वो जी जान लगा के खेलता है, पर लास्ट में हम देखते हैं कि धोखे से पेद्दी को हराया गया। लास्ट बॉल था, जहाँ पर हम देखते हैं रामपूंजी जब बॉल कर रहा होता है, स्टैम्प छोड़ के दूसरा आदमी निकल जाता है और रामपूंजी जो है बॉल विकेट को टच कर देता है और मैच जो है समाप्त हो जाता है। वो लोग हार जाते हैं। पेद्दी की बस 1 रुपए की कमाई होता है। जितने भी लोग बेटिंग में पेद्दी के लिए पैसा लगाए थे वो सारा पैसा जो है डूब जाते हैं। पर फिर भी पेद्दी के गांव वाले और पूरे गांव वाले जो मैच देखने के लिए आए थे, पेद्दी ने अब तक जितना भी खेला वो देखते हुए सारे लोग क्लैपिंग करते हैं और पेद्दी पेद्दी बोल के चीखते हैं। और ये सब कुछ गौर अन्ना देखता है। पेद्दी को खुद के ऊपर गुस्सा आता है, वो समझता है कि उसकी कोई औकात नहीं है। सारे लोग उसको मॉक करते हैं और चले जाते हैं। तब पेद्दी के पास आता है गौर अन्ना और ये बताते हैं कि तू कुश्ती करेगा। तब वो बताता है कि दिहाड़ी मिलेगा। गौर अन्ना बताता है कि ये दिहाड़ी के लिए नहीं, सिर्फ खेल के लिए। आज तू हार गया, फिर भी सारे लोग तेरे नाम के जय जयकार कर रहा है। तू कभी ये सब कुछ नहीं समझेगा, पहाड़न मजदूर कहीं का। और ये बोल के उधर से वो चले जाते हैं। दूसरी जगह हम सूरी को देखते हैं, जो कि विधायक के पास जाते हैं और बताते हैं कि उनकी समस्या क्या है, जो कि खुद अभी जीत के आए हैं। वो बताते हैं कि हमारे पास 1800 लोग हैं और 32 साल से हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं। विधायक को लगा कि वोट भरेगा उसका वोट बैंक के लिए। वो कागज ले तो लेते हैं, पर उसका पीए जब बताता है कि सर ये सरकार रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, ये लोग कौन है कैसे है किसी को नहीं पता, वो बहुत सालों से गांव में उधर है, उनका कोई पहचान पत्र नहीं है सर, ये वोट भी नहीं दे सकते। तब विधायक को गुस्सा आता है और पेपर फाड़ देते और ये बताते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ एक विधायक तक पहुंचने की, जो लोग मुझे वोट दे के जितवाए हैं वो लोग पहुंचे,
तुम लोग कहाँ से इधर आ गए? सूरी ने बहुत रिक्वेस्ट की, उसके पैर में गिर गए, पर विधायक को गुस्सा आता है और अपने लोगों से सूरी को वो पिटवा देता है। तब सूरी अपने गांव पे फिर लौटता है और उधर हम देखते हैं कि पेड्डी और बाकी के सारे लोग आए थे। वो ये बताते हैं कि सूरी ये सब कुछ तू भूल जा, ये सब कुछ नहीं होगा रे, हमारी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। उन लोगों ने पता है पेड्डी की बोली 1 रुपए की रखी। तब हम देखते हैं कि फिर से ट्रेन आता है और फिर से सूरी जो है एक लाल झंडा फहराता है। ट्रेन में गार्ड का एक आदमी बताता है, सर इस बार तो ट्रेन हमको रोकना ही पड़ेगा क्योंकि ये आदमी अभी ट्रेन के ट्रैक के बाहर नहीं, ट्रैक के एकदम सामने खड़ा है, गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। वो लोग ब्रेक भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि गाड़ी बहुत ही पास हो चुका था। पेड्डी और बाकी के लोग जब देखता है कि सूरी खुद को खत्म करने के लिए ट्रैक के बीचों बीच पहुंच चुका है, तब सूरी के पास ये लोग भागते हैं। पेड्डी बहुत कोशिश करता है उसको बचाने के लिए और उसको खींचता है, पर उसके आधे बॉडी को जो है ट्रेन ने मार दिया था। सूरी का जिंदा बचना मुश्किल था, अगर ट्रेन रुक भी जाता तो शहर जाके उसकी ट्रीटमेंट हो सकता था, और अभी जंगल के बीच से अगर लेके गए तो रास्ते में ही वो मारा जाएगा। सूरी आखिर में ये बताता है, तुमको पता है पेड्डी, मैं इस ट्रेन को रोकने के लिए इतना क्यों लड़ रहा हूँ कि 1 घंटे में हम दूसरे गांव में पहुंच जाए। मैं इसलिए रोक रहा था कि उन गांव वालों में और हम में कोई फर्क न बचे, हमारे बच्चे और उनके बच्चे में कोई फर्क न बचे, हमको रोजगार मिले, हमारा जिंदगी सुधरे और हमको एक पहचान मिले, हमारा भी एक स्टेशन का नाम हो, हमारे गांव के नाम से लोग हमको पहचाने। सूरी जाते वक्त ये बताता है, मरना आसान है, जीना सबसे मुश्किल है, पहाड़न मजदूर बनके। यही बस सूरी के आखिरी शब्द थे। वो इन सबको छोड़ के चला गया था। पेड्डी और बाकी को बहुत ही गुस्सा आता है, वो ट्रेन ट्रैक को उखाड़ लेते हैं और उधर केरोसिन डाल के आग जला देते हैं। ये सब जब सरकार को पता चलता है, पुलिस इन सारे गांव वालों को उठा लेते हैं जिन्होंने भी ये काम किया था। उनको बहुत पीटते हैं, पीटते पीटते इनके खून निकल देते हैं और सूरी के लाश को ये लोग लावारिस बताते हैं क्योंकि इनका ना कोई डॉक्यूमेंट है ना कुछ है। एक आदमी बताता है कि हमारा गांव वाला है, वो पुलिस ऑफिसर बताता है तेरे साथ इसका रिश्ता क्या है ये बता दे, तेरा भाई लगता है, तेरा क्या लगता है, पेपर तो होगा ना, अगर पेपर नहीं है तुम लोग कैसे ट्रेन को रोक सकते हो? कोई अथॉरिटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि कहाँ पर स्टेशन है कहाँ पर नहीं है, तुम लोग खुद को क्या समझते हो? और उनको मारता जाता है। पेड्डी फिर बताता है 32 साल से ये घूम रहा है पेपर लेके, किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी। ठीक है सर, हम सब कुछ भूल जाएंगे, बट इसकी बॉडी हमको ले जाने के लिए दो, हमारे गाँव में इसको हम जलाएंगे, इसके अंतिम संस्कार करेंगे। और ये तक भी पुलिस ऑफिसर ने नहीं होने दिया। वो बताता है कि ये लाश जो है लावारिस है, मैं तुम्हारे साथ नहीं ले जाने दे सकता। पर पेड्डी कोशिश करता है कि सूरी के लाश को वो अपने गांव में ले जाए। पुलिस ऑफिसर उसको बहुत पीटते हैं। आखिर में पुलिस ऑफिसर्स उसके गांव वालों को टॉर्चर करते हुए बताते हैं, अगर इसके लाश को तुमने नहीं दिया तो इन सब की भी लाश बिछेगी। आखिर में पेड्डी को बात मानना पड़ता है। वो समझ चुका था कि उसका कोई पहचान नहीं है, तो पहचान बनाने के लिए वो सीधा पहुंचता है गौरन्ना के कुश्ती के अखाड़े में। उधर जाके वो गौरन्ना को ये बताता है, मैं कुश्ती सीखना चाहता हूँ। गौरन्ना बताता है कि इधर कोई मजदूरी नहीं मिलेगा। तब पेड्डी बताता है, मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, मुझे बस नाम चाहिए, पहचान चाहिए, जो कि मैं मेरे पूरे गांव को देना चाहता हूँ। भद्रा और बाकी को जो कुश्तीबीद थे वो पेड्डी से नाराज थे क्योंकि ना इस गांव का है ना इसका कोई पहचान है। फिर भी गौरन्ना ने इसके अंदर क्या देख लिया मालूम नहीं। पेड्डी उधर काम करता रहा। गौरन्ना ने उसे अखाड़े में नहीं आने दिया। उसको बोलते थे कि एक जगह से बोरिया दूसरी जगह रखो, कुएं से पानी उठाओ और कुश्ती के अखाड़े में मिट्टी काटने वाला काम, उसे हमेशा यही काम दिया जाता था। गौरन्ना के पास जब भी वो कुश्ती बोलने के लिए जाता था, वो बताता था तुझे रहना है तो रह, नहीं तो तू जा सकता है, पर वो डटा रहा। उधर वो सब कुछ सीखता गया। तब हम देखते हैं कि भद्रा उसका मजाक उड़ाता है और ये बताता है, तुम लोग क्या जोड़ी में सब कुछ काम करते हो? दिहाड़ी भी तुमको जोड़ी में मिलता है क्या? शादी करने के लिए जाओगे, सुहाग रात मनाओगे, वो भी जोड़ी में जाओगे? ये बात सुन के पेड्डी को गुस्सा आता है। उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए जाएगा, तब गौरन्ना आ जाता है और ये बताता है, तुझको अगर कुश्ती सीखना है तुझको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तब पेड्डी ये बताता है, कुश्ती आपने कब सिखाया? मैं तो तब से इधर गधा मजदूरी ही कर रहा हूँ। तब हम देखते हैं कि गौरन्ना बताता है, तू जो बोरिया ढो रहा है, तू जो पानी उठा रहा है, तू जो मिट्टी काट रहा है, वो हर एक चीज एक मूव है कुश्ती का, तुझको पता है? और उसको हर एक मूव वो बताते हैं। धीरे धीरे पेड्डी कुश्ती सीखना शुरू कर देता है। वो पानी के अंदर सांस रोकना भी शुरू करता है, जो कि भद्रा का रिकॉर्ड है। वो धीरे धीरे वो रिकॉर्ड के पास भी पहुंच रहा था। भद्रा को मानो डर सताने लगा था कि पेड्डी उसको क्रॉस न कर जाए। भद्रा इस अखाड़े का नंबर 1 खिलाड़ी है, पर ज्यादा टाइम नहीं लगा।
पेद्दी को हर एक मूव सीखने के लिए पेद्दी ने अपने आप को पूरे कुश्ती के माहौल में ढाल दिया था। गौरी अन्ना का धीरे धीरे वो शान बन चुका था। अब हम देखते हैं कि कुश्ती का मुकाबला होता है जहाँ पर भद्रा को ना भेज के गौरी अन्ना भेजते हैं पेद्दी को, और उधर पेद्दी जाता है। पेद्दी जाने के बाद पेद्दी के ऊपर वो लोग हंसते हैं और ये बताते हैं, भद्रा से हारने के बाद हम खुद को ये मानते थे कि एक अच्छे रेसलर से हम हारे हैं, पर इस पहाड़न से हारने के बाद खुद के ऊपर थूकने जैसा काम होगा। तब पेद्दी बताता है, सिर्फ बातों से नहीं हाथों से भी काम करके दिखा। अपने 2 बेहतरीन कुश्तीबीद को तू भेज, उन दोनों को मैं हराऊंगा। और पेद्दी की इस बात पे गौरी अन्ना ताली देता है। फिर हम देखते हैं दोनों आते हैं पेद्दी को रोकने के लिए, पर वो ज्यादा टाइम तक पेद्दी को रोक नहीं पाते। पेद्दी को साबित करना था कि उसका भी एक पहचान है, उसके गांव का भी एक पहचान है। वो 1800 लोगों के लिए 32 परिवारों के लिए खेल रहा था, तो वो कैसे हार जाता। उन दोनों को ही पेद्दी ने अकेला धूल चटाया। और ये सब कुछ देख के गौरी अन्ना का सीना जो है फूल जाता है। सारे लोग पेद्दी पेद्दी नाम चीख रहे थे। उनको फिर लगने लगा कि उनका खेल जो है वो जिंदा हो गया फिर से। फिर उस दिन रात को हम देखते हैं कि अज्जी अम्मा जो है पेद्दी से मिलने के लिए आते हैं, छुपते छुपाते। पेद्दी से आके वो बताते हैं, तुझको मुझे थैंक यू बोलना था कि तूने उस दिन टेंट गिराया और मेरा इज्जत बचाया, पर तुझको और एक आदमी को ढूंढना पड़ेगा, एक ने मेरी चुम्मी ली थी। तब वो बताता है कि वो भी मैं ढूंढ लूंगा, एक बार अच्छे से खेल के डिस्ट्रिक्ट जीत जाओ। तभी हम देखते हैं अज्जी अम्मा जब जा रही होती है वो फिसल जाती है और पेद्दी उसे पकड़ लेता है। जब वो पकड़ लेता है तब अज्जी अम्मा को मनो धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि वही जो है बॉडी स्ट्रक्चर है, वही जो है सांस जो है नाक पे आके छोड़ रहा है कोई, वो और कोई नहीं, ये पेद्दी ही था जिसने उसकी चुम्मी ली है। पहले तो अज्जी अम्मा उसे भला बुरा सुनाता है। पेद्दी तब आखिर में अपना प्यार जो इजहार करता है कि मुझे नहीं आता फूल देना, गिफ्ट देना, मुझे ऐसे ही प्यार जताना आता है, ऐसे ही छू के, इसलिए मैंने तुझको छू के ही प्यार जताया। अज्जी अम्मा ये सुन के गुस्से में उधर से चली जाती है। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गौरी अन्ना अपना एक चाल चलते हैं। वो पेद्दी को बताता है कि ऐसे धीरे धीरे तू नहीं जा पाएगा आगे, क्योंकि बहुत सारे रुकावट तेरे सामने आएंगे तुझे गिराने के लिए, क्योंकि ना तेरा नाम है ना तेरा पहचान है। डिस्ट्रिक्ट मैच जो है तूने जीत लिया है और मैं अभी ऐलान करूंगा पूरे इंडिया में जो भी कुश्ती के अखाड़े है, कोई भी अगर हो कि पेद्दी को कुश्ती में हरा पाए तो उसको मैं मेरा जीता हुआ करा दे दूंगा। ये कड़े का भी एक हिस्ट्री है। सिसोदिया जिसका रोल निभा रहा है रवि किशन, उसके पुश्तैनी फैमिली में ये कड़ा हुआ करता था, जो कि पुराने जमाने में अगर अखाड़े में कोई जीतता है उसको पहनाया जाता था। तो परिवार के विरासत में सिसोदिया को वो कड़ा मिला था जो कि कुश्ती में जीता हुआ था। तब हम देखते हैं कि गौरी अन्ना के साथ सिसोदिया का एक कुश्ती कंपटीशन होता है, जहाँ पर सिसोदिया को गौरी अन्ना हरा देता है और सिसोदिया खुद के पैर के कड़ा को खुद झुक के गौरी अन्ना के पैर में पहना देता है। तब से मानो गौरी अन्ना को नीचा दिखाने के लिए हमेशा कंपटीशन में वो बेहतरीन कुश्तीबीद को भेजा करता था। तो इस बार सिसोदिया को जब पता चला कोई ऐसा है जो कि गौरी अन्ना उसके ऊपर बहुत गर्व करते हैं, ललकारते हैं, तो खुद ही पेद्दी का नाम नेशनल में वो रेकमेंड करते हैं और पेद्दी का लेटर भी आ जाता है। वो नेशनल कंपटीशन में जाके पेद्दी को और गौरी अन्ना को ये बताता है, जो बदनामी तूने गाँव के भीतर मेरा किया था वो बदनामी मैं पूरे इंडिया में तेरा करना चाहता हूँ कि सारे लोग तुझको देखे। फिर हम देखते हैं कि पेद्दी नेशनल में तो पहुंच चुका था और उसका तब मुकाबला शुरू हो जाता है। पेद्दी एक एक करके सबको हरा रहा था, सिसोदिया का कुश्तीबीद भी। पेद्दी को देखते प्रैक्टिस करते हुए, जहाँ पर हम देखते हैं कि भद्रा उसके पास जाता है और ये बताता है, पेद्दी तू आज बहुत आगे बढ़ चुका है, थोड़ी दिन बाद तू अगर नेशनल जीत जाता है तेरा हर जगह जय जयकार होगा, पर मैं ये नहीं देखना चाहता। वो पेद्दी को गले लगाने के नाम पे उसके पैर में वार करता है और पैर में चोट दे के उधर से वो भाग जाता है। और ये सारा इन्फॉर्मेशन जाके वो सिसोदिया को बता देता है कि उसके पैर में अगर वार करते हो तभी तुम लोग जीत पाओगे, नहीं तो तुम लोग नहीं जीत पाओगे। सिसोदिया का जो कुश्तीबीद वही करता है अगले दिन, जब वो हारने वाला होता है वो पेद्दी के पैर में वार करता है जो कि जानलेवा होता है। पर पेद्दी ऐसे नहीं रुकता, वो अपने पैर की फिक्र ना करते हुए लास्ट में एक ऐसा मूव लगाता है जिससे पेद्दी को 4 पॉइंट मिलते हैं और वो कुश्ती जीत जाता है और सेमीफाइनल से फाइनल तक पहुंच जाता है। पर फिर वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर वो नीचे गिर जाता है। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर उसको बता देते हैं कि एक खास नस जो है तुम्हारे राइट पैर के वो खराब हो चुका है और तुमको रिकवरी होने में बहुत सालों लगेंगे और तुम्हारी ट्रीटमेंट चलेगा और तुमको अभी कुश्ती नहीं लड़ना है। पेद्दी रोता है, बिलखता और बताता है, अगर मुझे खेल से दूर कर दिया मेरे गाँव वालों को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मैंने मेरे गाँव वालों तक को भी नहीं बताया, मैं
विजयनगर की तरफ से लड़ रहा था, अंगूठा लगाया कि मैं विजयनगर का हूँ। किस वजह से? सिर्फ ये दिन देखने के लिए कि मेरा पैर खराब है, मैं खेल नहीं सकता। गांव वालों को लगता है कि मैंने गांव से गद्दारी किया है, मैं आज विजयनगर का हो चुका हूँ। नहीं, मैं अभी भी उनके लिए ही खेल रहा हूँ। अगर मैं विजयनगर का नहीं होता तो मैं इस तरह इस जगह आ भी नहीं पाता। तभी गौरन्ना चीखता है और ये बताता है, पहाड़न मजदूर तू क्यों नहीं समझ रहा? तू 3 दिन से कोमा में था, मैच हो चुका है, ऑलरेडी विनर डिक्लेयर हो चुका है, तुझको सिल्वर मेडल मिला है। फिर हम देखते हैं कि वो गाँव में जाते हैं, उसको बहुत सारा पैसा भी मिला था, जो पैसा वो गाँव वालों को दे देते हैं। सरकारी जॉब वो नहीं लेता, वो लेटर फाड़ देता है और खुद निकल जाता है उधर से न्यू दिल्ली के लिए। वो संसद के बाहर जाता है और हर एक मंत्री के द्वार में जाके बैठ जाता है एक लेटर लेके, जहाँ पर उसके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, उसी के साथ लेटर्स भी, कि उसने ओलंपिक तक भी खेला है। पर कोई भी मंत्री पीए उसे मुंह नहीं लगाता। उधर वो काम करता है, मजदूरी करता है, बहुत टाइम बीत जाते हैं, किसी से भी उसकी मुलाकात नहीं हुआ, हर जगह से उसको निराशा ही मिला। फाइनली बैरिकेड तोड़ के एक मंत्री की तरफ जो वो पहुंच जाता है, वो मंत्री को सर्टिफिकेट दिखाता है, वो बताता है सर ओलंपिक में भी खेला है। वो बताता है ओलंपिक में खेलो पर तुम सेकंड आए हो, सिल्वर मिला ना, गोल्ड तो नहीं मिला, पेपर में तो तुम्हारा फोटो नहीं आया ना, तब तुम्हारी बात सुनेंगे जब तुमको गोल्ड मिलेगा। और ये बोल के उधर से भी उसको भेज देते हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में मिस्टर विश्वास बताता है, ऐसे ही हार गया तुम्हारा हीरो जिसके लिए मैं जंगल पार करके जा रहा हूँ, मुझे उसे देखने की कोई इच्छा भी नहीं है, ऐसे लूजर के लिए। तभी हम देखते हैं वो बताते हैं कि इतनी जल्दी कहानी खत्म नहीं हुआ सर। हम देखते हैं कि पहाड़ी के ऊपर मानो वो लोग पहुंच चुके थे, जहाँ पर एक चाय की शॉप भी होती है, जहाँ पर फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं और पेद्दी को देखते हैं, जहाँ पर वो सोच में पड़ जाता है कि अब वो आगे क्या करेगा, क्योंकि उसके दाहिना पैर तो चल नहीं रहा था, उसमें अभी भी इतना दर्द था कि वो अच्छे से चल नहीं पाता। अब उसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तब वो एक डिसीजन लेता है, वो ट्रेन के बाहर अपना दाहिना पैर जो है आगे कर देता है। वो एक इलेक्ट्रिक पोस्ट में टकरा के कट जाता है। पेद्दी को बहुत ही दर्द होता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। पेद्दी के ये कदम लेने के पीछे भी एक कारण था। पेद्दी जब मंत्री और शासन के द्वार के इधर उधर गुहार लगा रहा था, तब पेद्दी एक स्पोर्ट्स एकेडमी देखता है, एक स्पोर्ट्स मैच देखता है जो कि ऐसे लोगों को लेके होता है। अपने सही समझा पैरा ओलंपिक, जहाँ पर उसने देखा कि बहुत सारे लोग बिना हाथ के आर्चरी प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है व्हील चेयर में अलग अलग खेल खेल रहे थे, उनको भी सेम इज्जत रिकॉग्निशन मिल रहा था, और बहुत सारे लोग बिना पैर के आर्टिफिशियल लेग से वो लोग दौड़ भी रहे थे। तो पेद्दी ने सही समझा कि अपना दाहिना पैर वो काट देगा, और इस बार उसने चुना। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि हम उस जगह पे हैं जहाँ पर सूरी हमेशा झंडा फेरता था ट्रेन को रोकने के लिए। आज उधर एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके सामने ठीक पेद्दी का ही मूर्ति खड़ा हुआ है, जहाँ पर एक पैर में लगा हुआ था एक आर्टिफिशियल लेग, जहाँ पर मिस्टर विश्वास देख के शॉक हो जाते हैं और ये बताते हैं कि इस बार पेद्दी ने क्या रनिंग में ओलंपिक में जीता है। तब हम देखते हैं वो आदमी बताता है, सर सब लोग बता रहे थे ना कि उनका फेवरेट खिलाड़ी जो है पेद्दी है, आज मैं बताता हूँ मेरा और पूरे गांव का फेवरेट खिलाड़ी जो है वो पेद्दी है। उसने कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए अपने पैर को ही बलिदान दे दिया, आर्टिफिशियल लेग से उसने दौड़ा और सर पैरा ओलंपिक में उसने जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद उसने मेडल नहीं लिया, उसने माइक मांगा, और माइक मांगने के बाद हम देखते हैं पेद्दी ये बोलता है कि सर मैं इंडियन नहीं हूँ। तब हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स एकेडमी के लोग बताते हैं तुम तो इंडियन हो, तब फेडरेशन के लोग बताते हैं तुम आंध्र प्रदेश के विजयनगर से हो। तब पेद्दी बताता है कि मुझे खेलने के लिए विजयनगर से खेलना पड़ा, असलियत में मैं पहाड़न गांव से हूँ सर, और आपको पता है हमारे तरह कितने गांव है पूरे इंडिया में? 1800 गांव है सर, जिनका ना कोई आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, ना कोई परिचय पत्र है। हम मरे या जिए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक लावारिश लाश है बस। जनसंख्या के लिए भी सर हम काम में नहीं आते। प्लीज मैं चाहता हूँ कि हमारा भी नाम हो। सिर्फ मैं इतने दूर तक इसीलिए नहीं आया कि मुझे चैंपियन बोल के लोग पहचाने, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे गाँव में भी ट्रेन रुके, मेरे गांव वालों को भी सुविधा मिले और हमको एक पहचान मिले, पुलिस आगे से ये ना बोले कि हम लोग लावारिस है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं मिनिस्टर के आंखों में भी आंसू हो जाते हैं। पेद्दी फाइनली अपने गांव में ट्रेन से उतरते हैं, जहां पर हम उसके माँ को भी देखते हैं और पूरे गांव वालों को भी, जिनके सारे आंखों में आंसू थे। अज्जी अम्मा भी उधर पहुंच चुकी थी, जिसका की पूरा नाराजगी जो है प्यार में बदल चुका था। पेद्दी के लिए और भी इज्जत बढ़ चुके थे। विजयनगर के सारे लोग रमपुंजी, प्रताप और भद्रा अपनी गलती मानते हैं और पेद्दी को दिल से अपनाते हैं, और गौरन्ना को भी उसके ऊपर बहुत नाज होता है। तभी हम देखते स्टेशन मास्टर आता है और पेद्दी को ये बताता है कि आज से ट्रेन उधर रुकेगी और स्टेशन का नाम होगा पेद्दी स्टेशन। तभी पेद्दी बताता है इसका नाम मुझसे नहीं सूरी के नाम से होना चाहिए, जो कि 32 साल से लड़ाई कर रहा है इधर। दूसरी जगह हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में मिस्टर विश्वास ये बताता है अभी उससे मिलेंगे नहीं,
अभी मैं ऐसा काम करूंगा कि रूरल्स के हर एक गांव के बच्चे जो है फेडरेशन तक पहुंचे और हर एक जगह वो ऐसे खेले कि पूरा देश का नाम आगे हो। ऐसे गांव में मैं टैलेंट को ढूंढ के निकालूंगा। तभी हम देखते हैं कि उस स्टेशन पे अनाउंस होता है, ट्रेन आता है। तभी मिस्टर विश्वास उसे ये बताते हैं, इधर तो ट्रेन आता है, तो तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि इधर ट्रेन नहीं आता। तब वो बताते हैं, अगर मैं आपको जंगल से नहीं लाता इधर तो आप कभी भी हमारी परेशानी नहीं समझ पाते। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर विश्वास मुस्कुराते हैं और उधर से चले जाते हैं। फेडरेशन अभी गांव में जाएगा और टैलेंट को ढूंढ के निकालेगा और स्पोर्ट्स में हमारे इंडिया को आगे करेगा। और इसी के साथ पेद्दी मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म होता है।